मैं चाहूँगा कि अब आपसे कुछ सवालात हों, कुछ गुफ्तगू आपके साथ हुआ जाए। हाउस इज ओपन फॉर द क्वेश्चन। क्वेश्चन है तो हम डील करें, कोई अपनी राय देना चाहिए। हमने रियासत की बात की तो रियासत को चलाने के लिए जो निज़ाम है उसको एक तरह से हमने जमहूरियत को आइडियलाइज करके पेश किया जी। और जो अमरीत की बात की, हम जिस गासिबियत और अमरीत में हमने जो फ़र्क बताया, अगर हम यूरोप से पहले इस्लामी जो जितने भी निज़ाम राइज रहे हैं, सल्तनत उस्मानिया और इससे पहले बनु अब्बास उमैया और उससे पहले खुलफाए राशिदीन या मीसाक मदीना तक चले जाए, तो इसमें जो जिस आमिरियत की आपने बात की है वो सल्तनत उस्मानिया में हमें नज़र आता है। और उन्होंने 800-900 साल तक अगर पूरी दुनिया पर हुकूमत की है, तो क्या जमहूरियत उस वो रियासत जो थी उसकी एक नई अपडेटेड शक्ल है आपके नज़र में, या इस्लाम का जो आज भी पाकिस्तान में पूरी दुनिया में जो इस्लामी निज़ाम की बात करते हैं तो हमें वो इस्लामी वाला निज़ाम ही राइज करना चाहिए? देखिए, पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा कि मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं करता कि इस्लाम और जमहूर यानी कि जो आपने कहा रियासत का इस्लाम निज़ाम नहीं देता। मुझे ऐसा लगता है, आपकी अपनी राय हो सकती है, लेकिन मैं इस हवाले से ये कहना चाहूँगा कि जो आपने बात की कि इस्लामी निज़ाम के हवाले से जो हमें तारीख़ से मिलती है, इब्न खुल्दून का इस हवाले से बहुत अहम उनका मुकदमा है। वो उसमें बताते हैं कि असबियत का कितना अहम रोल रहा है इस्लामी निज़ाम हुकूमत में, जिसको हम इस्लामी निज़ाम हुकूमत समझते हैं। मैं समझता हूँ वो खित्ते से मुतालिक थी, खित्ते से मंसूब थी, उनकी ज़रूरियात के मुतालिक। वो कोई इस्लाम ने वो सिस्टम नहीं दिया था, वो खित्ते का सिस्टम था मेरे मुताबिक। लेकिन इब्न खुल्दून का ये मानना है, और मैं काफ़ी हद तक एग्री करता हूँ उनसे, कि जो असबियत है उसका बहुत अहम किरदार है। और इसकी बात मैंने अभी की कि जो एक हायर अथॉरिटी है, आमरीत एक जमहूरी इदारा है, वो हायर अथॉरिटी जो असबियत है वो हमें इस्लामी निज़ाम हुकूमत में नज़र आती है। अरब की मुआशरत में जो वहाँ हुकूमतें कायम हुई उसमें नज़र आती हैं कि वहाँ पर जो मजलिस शूरा कायम हुई, मजलिस शूरा, हाँ जी, वो बाकमाल लोगों की थी। वो उन लोगों की थी जो टेक्नोक्रेट्स थे, जो एक अच्छे यानी कि अपनी फील्ड्स के काबिल लोग थे, जिनको जो बाशऊर थे। अब लोगों ने उनको इख्तियारात दिए कि आप हमारी जगह फैसले लें, हम इतने बाकमाल नहीं हैं आपकी तरह बाशऊर नहीं है कि हम अपने फैसले खुद ले सकें, खुद यानी कि अपने लिए अपने जो मसाइल हैं उनको हल कर सकें। तो उन्होंने जो इख्तियारात थे वो एक हायर अथॉरिटी को दिए, और इसी को असबियत कहते हैं कि जब जो सोसाइटी का जो कंसेंसस है, तो सोसाइटी जो है किसका एहतराम सबसे ज़्यादा करती है, किस शख्सियत का, सोसाइटी उसी के साथ चलेगी। तो उस शख्स के पास जब इख्तियारात होंगे वो ज़्यादा अच्छे तरीके से सोसाइटी को गवर्न कर सकता है, वहाँ पर जो इस्तेहसाल की सूरत है उसको ज़्यादा अच्छे से रोक सकता है। तो मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि जो इस्लामी निज़ाम हुकूमत है, जो असबियत का उसमें मामला है, जो इब्न खुल्दून ने मुकदमा उस हवाले से पेश किया है, उसमें आमरीत की झलक हमें मिलती है। उस आमरीत की जो गासिबियत नहीं है, जो जमहूरी इदारे, जो रोम में जो जमहूरी इदारा था उससे किसी हद तक मुनासिबत रखती है, मुताबिकत रखती है। जी। आपने अभी किताब लिखने की जो वजूहत बयान की जी, वो भी मैंने सुनी, लेकिन मेरा सवाल ये है कि इसी जमहूरियत और आमरीत और वफाकियत पे और रियासतें कैसे चलाई जाती है, इस मौजू पे जो आपने किताब लिखी, इसी किताब को ट्रांसलेट करने की क्यों जरूरत पेश आई, जबकि सूरत हाल ये है कि इस मौजू पे बहुत सारा लिटरेचर हमें मैसर है, जी, मतलब यूरोप की तरफ से भी, जो हमारा इस्लामिक जो स्टेट का पॉइंट ऑफ व्यू उस वजह से भी। जी। तो इसी किताब को आपने क्यों ट्रांसलेट किया, इसकी कोई सॉलिड रीजन? इस किताब को सॉलिड तो पता नहीं रीज़न है कि नहीं, वो मेरी रीज़न है, आप फैसला करें वो सॉलिड है कि नहीं। लेकिन बात यह है कि हमारा जो जमहूरी निज़ाम हुकूमत है, मैंने अभी आपको कुछ बातें पढ़कर सुनाई कि वफाकियत के हवाले से शायद मैंने बात नहीं की टाइम की वजह से, लेकिन मैंने आपको आमरीत के हवाले से बात की, इख्तियारात की तकसीम के हवाले से बात की। ये तमाम मसाइल हमारे मुल्क के मसाइल हैं। इन तमाम मसाइल का ताल्लुक हमारे मुल्क के निज़ाम से ताल्लुक़ रखता है, और हमने क्योंकि माशाल्लाह ब्रिटिश से हमने इनकॉर्पोरेट किया सारा सिस्टम, सारा कॉपी पेस्ट किया हमने उनका जमहूरी निज़ाम, तो वो उस निज़ाम की जो झलक है वो हमें इस किताब में मिलती है। उस निज़ाम के जो उसूल हैं उसके हवाले से रोशनी इस किताब में डाली गई है। तो मैं समझता हूँ कि जिस निज़ाम हुकूमत में हम जी रहे हैं उसके हवाले से जो फ़हम है वो हमें हासिल होना चाहिए, उसका इदराक हमें होना चाहिए। और मैंने अभी शुरू में बात की कि अगर आप इस किताब को पढ़ेंगे, इन उसूलों का इदराक करेंगे, तो आप जो हमारी सियासी मंजरनामे पर जो चल रहा है आप उसको बआसानी एनालाइज कर पाएंगे। आप इन उसूलों को पढ़ लें, वफाकियत को, आमरीत को, जमहूरियत और आमरीत को हम किस तरह कंफ्यूज करते हैं, इख्तियारात जो हैं उनकी तकसीम कैसे होनी चाहिए और क्यों ज़रूरी है। आप पढ़ें इस किताब को, आप समझ जाएंगे कि क्यों ज़रूरी है, हम किस तरह इसको अच्छे से अपने सियासी सूरत हाल को एनालाइज कर पाएंगे इसको पढ़ने के बाद। ठीक। अच्छा, एक और आपने बात की कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है जी, ये आपने गलतफहमी का इजाला किया कि जी वो सारे का सारा जो है वो लिखा हुआ नहीं, ये
हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट पाया जाता है कि वो लिखा हुआ नहीं है, वो कुछ उसूल है जिनके तहत वो चलती है, जी। उनको कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। लेकिन आपने कहा कि जी नहीं, कुछ लिखा हुआ है और कुछ लिखा हुआ नहीं है, जी। आपकी किताब में नहीं लिखा। तो वो जो उसूल है उनका इतलाक क्या बादशाह पर होता है, या उनकी जो आवाम है या उनका जो कॉन्सेप्ट ऑफ वोटिंग है उस पर भी उन उसूलों का इतलाक होता है? आपने बहुत अच्छा सवाल किया, मैं अप्रिशिएट करता हूँ और मुझे मौका मिलेगा इससे मज़ीद कुछ इबाहम दूर करने का। तो ब्रिटानिया में जो कवानीन हैं वो सिर्फ आवाम के लिए नहीं हैं, और यहाँ कानून की हुक्मरानी की चैप्टर है इसमें, जो इसमें इस हवाले से मज़ीद रोशनी डाली गई है कि वहाँ पर कानून की हुक्मरानी कुल्ली तौर पर मौजूद नहीं है। वहाँ पर हर एक मखसूस तबके के लिए मखसूस लॉज हैं, स्पेशल लॉज। जैसे हमारे यहाँ आर्मी के लिए आर्मी कोर्ट्स हैं, आर्मी ट्रायल कोर्ट्स होते हैं। अभी आपने देखा कि लोगों का ट्रायल आर्मी में हो रहा है, और उसका मकसद ये है कि जो आर्मी के मुजरिम हैं वो आम शहरियों के कवानीन उन पर लागू नहीं होते, वो आर्मी के कवानीन उन पर लागू होते हैं। तो इसी तरह ब्रिटानिया में जो कवानीन हैं वहाँ पर स्पेशल कोर्ट्स हैं, वहाँ पर स्पेशल लॉज हैं। पादरियों के लिए, अगर ये सही लफ्ज़ है, यानी कि कह लें वहाँ के रिलीजियस तबके के लिए, चर्च के लिए, तो वहाँ पर जो स्पेशल लॉज हैं वो उनके मुताबिक जो है गवर्न किया जाता है सोसाइटी को। तो वहाँ पर कानून की हुक्मरानी कुल्ली तौर पर मौजूद नहीं है। इसी हवाले से इख्तिलाफ इस किताब में मौजूद है कि जो ब्रिटानिया की आवाम है वो एक मुख्तलिफ कानून से गवर्न की जाती है, और वहाँ के जो स्पेशल तबकात हैं, मुझे मुकम्मल तौर पर भी नाम याद नहीं आ रहा, जो 2-3 तबकात हैं वहाँ पे, एक जो है चर्च का तबका है, उसके लिए स्पेशल लॉज हैं, वो अलग लॉ से गवर्न होते हैं। तो ये जो कानून की हुक्मरानी है कि सब कानून के बराबर हैं, ये फिर दुरुस्त बात साबित नहीं होती ब्रिटानिया के केस में। तो फिर हम इसी चीज़ को उसूल कहेंगे कि जो स्पेशल लॉज हैं जी, उस पे जो है वो मुख्तलिफ जो तबकात हैं उनको गवर्न कहा जा सकता है, लेकिन इससे फिर एक इस्तेसाल की सूरत, एक केओस की सूरत सामने आती है, क्योंकि अगर जो तमाम शहरी हैं वो एक कानून के अंडर गवर्न नहीं हो रहे, तो फिर तो ये कानून नहीं है। क्योंकि कानून का मतलब ये है कि सब एक इंस्टीट्यूशन के तहत, एक पॉलिसी के तहत अमल पैरा हो रहे हैं, सब एक कानून के अंडर हैं। ताकतवर के लिए अलग कानून है, अगर स्पेशल लॉज हैं तो फिर तो वो कानून नहीं है। तो उसूल का इतलाक फिर किस पे किया जाएगा? जो उसूल आपने बयान किया हाँ जी। कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ उसूल है जी, उसका इतलाक बुनियादी तौर पे किस पे किया जाएगा? कौन से उसूल? मैं एक थोड़ी सी बात ऐड करूं यहाँ पर। जी, मेरे ख्याल में जो कंफ्यूजन यहाँ पे चल रही है ना, उसूल और कानून के लफ्ज पे चल रही है। उसूल, जैसे आपने पहले बात की कि कुछ ऐसे बुनियादी उसूल हैं कि जिनके अकॉर्डिंगली वहाँ चीज़ों को डील किया जाता है। अब लेकिन जब उससे कानून बनते हैं तो वो हर तबके के लिए वो उसमें वेरिफिकेशन आ जाती है। अच्छा, अब हम पाकिस्तान की मिसाल लेते हैं कि जैसे अगर पाकिस्तान में शहरियत के जो उसूल हैं उसमें चाहे आर्मी है, चाहे कोई सिविल इदारा है या कोई आम शहरी है, जी, वो सब पे उनका इतलाक है। लेकिन वहीं पर अगर कोई आम शहरी कोई जुर्म करता है, उसको जिस कानून के तहत सजा दी जाएगी वो अलग होगा, और वहीं पर अगर आर्मी का कोई बंदा अगर कोई जुर्म करता है, उसको जिस कानून के तहत सजा दी जाएगी वो अलग होगा। जी, पाकिस्तान में भी आप देखें, जैसे आर्मी की बात की, मैं समझ गया आपका सवाल। रेलवे की आप बात करें, अब रेलवे की पटरी पे अगर ट्रेन के नीचे कोई औरत आ जाती है, कोई शख्स आ जाता है, अब उस पे आप इलाके के थाने को नहीं बुलाएंगे, उसको रेलवे पुलिस ही अपनी अकॉर्डिंगली डील करेगी। लेकिन तो उसमें वेरिफिकेशन आ जाएगी। लेकिन इसके लिए तो लॉज बने हुए हैं ना, बकायदा इस पे लेजिस्लेशन हुई हुई है, ये एक लेजिस्लेटिव सिस्टम है बकायदा, ये चीजें सारी तयशुदा हैं, डिफाइंड है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी, और जो हमारे लॉज हैं उनमें भी ये चीज सारी मेंशन है ना। लेकिन जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन है स्पेसिफिकली जी, उसमें जो उसूल हैं, जिस तरह आपने उसको जो है वो थोड़ा वेरी किया और कहा कि जी कुछ कवानीन है, कुछ उसूल हैं, मैं पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो उसूल हैं वो बुनियादी तौर पे उसका जो इतलाक होगा वो कहाँ पे होगा? मेरा सवाल बेसिकली ये था। आप कह रहे हैं कि जो स्पेशल लॉज बनाए गए हैं, वो तो कवानीन हो गया ना, वो तो लॉ ही उन्हें समझा जाएगा, वो लॉ ही डिक्लेयर जी, लॉज, आप उसूलों की बात कर रहे हैं। उसूल की बात कर रहा हूँ कि जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में जिसे आपने उसूल कहा है किताब में, वो क्या है? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में वो उसूल जो हैं वो रिवायात हैं उनकी, जो उनकी हिस्टोरिकली उनकी चली आ रही हैं। उन रिवायात की, उन कन्वेंशंस के मुताबिक वहाँ पर आइन में कुछ कवानीन भी मौजूद हैं, लेकिन मुकम्मल तौर पे उसूल हैं वो आइन में शामिल नहीं हैं, लेकिन उन पर अमल किया जाता है। लेकिन अगर उन उसूलों पर अमल ना किया जाए, वो चाहे कानून नहीं है, लेकिन अल्टीमेटली जो कवानीन हैं वो रद्द होते हैं उससे, तो अल्टीमेटली जो सज़ा की सूरत है वो भी सामने आती है। मिसाल के तौर पर, जैसे पार्लियामान में अगर कोई यानी कि जब पार्लियामान में वोट ऑफ कॉन्फिडेंस जो है वो खो देते हैं, जो हुकूमत है वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस खो देती है, तो अल्टीमेटली उसको अपनी पोस्ट से हटना होगा, और ये उसूल है, ये कानून नहीं है। लेकिन अगर वो नहीं हटेगी तो अल्टीमेटली कोई ना कोई आइन वो ब्रेक कर रहे हैं, क्योंकि एक नई हुकूमत को आना है। तो जो उसूल हैं वो सेपरेट हैं लॉज से, लेकिन वो एक तरह से इंटरट्वाइंड है। अगर आप उसूलों को तोड़ेंगे तो आप कानून नहीं तोड़ रहे, लेकिन अल्टीमेटली उससे कानून टूटता है कोई ना कोई। जी, सिर्फ फर्क ये है कि वो लिखे हुए नहीं है। जी, ठीक है।
मुझे खुशी है आपने किताब का मुतालिया किया अच्छे से। एक सर आपने बीच में कहा था कि बर्तानिया में भी बादशाहत है जी, तो एक बादशाहत हमारे यहाँ मतलब सऊदी अरब में भी बादशाहत ही जी, है। इन दोनों में इतना फर्क क्यों है कि वहाँ पे लोगों को इजहार ख्याल की आज़ादी है जी। लेकिन यहाँ पे 3 बंदे भी इकट्ठे नहीं हो सकते, इस तरह नहीं हो सकते, इसका क्या वजह है? तो आपके नज़दीक क्या वजह है इसकी? मेरे नज़दीक तो कोई समझ नहीं आती, यानी जब बादशाहत है दोनों जगहों पे तो वहाँ पे आज़ादी है यहाँ पे नहीं है, इसकी मतलब क्या वजह है? वैसे इंपॉर्टेंट सवाल है कि आज 21वीं सदी में जो बादशाह का होता है वो भी पास है और बादशाह के जो इख्तियारात हैं वो भी उसके पास हैं, जबकि बरतानिया में ऐसा नहीं है। तो इसकी वजह ये है कि सऊदीया में शायद रेवोल्यूशन नहीं आया, लोग जो हैं बाशऊर नहीं है कि वो बादशाह के खिलाफ खड़े नहीं हुए कि वही फैसला कर सकेंगे आपके जो इख्तियारात हैं वो आपके पास नहीं, हमारे पास होने चाहिए। वो हम रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू हम फैसला करें या फिर डायरेक्टली करें, ये इख्तियार हमारे पास होना चाहिए। या फिर लोग जो हैं वो, वैसे मेरे ख्याल में लोग जो हैं वो बाशऊर वहाँ पे, यानी कि उन्होंने शऊरी तौर पे फैसला नहीं किया कि हमारे पास कोई हाई अथॉरिटी होनी चाहिए। वो मेरे ख्याल में जो ट्रेडिशन चली आ रही है बादशाह की सऊदी अरब में वो वही कंटिन्यूड है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो बादशाहत के खिलाफ जाना चाहता है उसको उठा लिया जाता है। पाकिस्तान में कौन सा बादशाह? मसलन एक बंदा अगर किसी अवाम को शऊर के लिए कोई पैगाम देता है, हाँ जी, वो अवाम उसके पीछे खड़ी होती है। मसलन इमरान खान, ओके, सियासी बात हो गई, लेकिन हाँ करें। तो अब उसके पीछे जो बंदे चले, अब उनको टॉर्चर करना शुरू कर दिया, उनका कोर्ट मार्शल हुआ, अदालतों के अंदर उनको घसीटा गया, अभी तक कई बंदे आजाद नहीं हो सके। तो अब आप कह रहे हैं कि बंदे को अपने हकूक के लिए खड़ा होना चाहिए, लेकिन जहाँ रियासत इस तरह की हो कि जो बंदा अपने हक के लिए खड़ा हो, रियासत उसको कुचल देगी लेकिन अपना निजाम को तब्दील नहीं करेगी, तो वहाँ क्या करना चाहिए? देखें, पहली बात तो ये कि मैं किसी सियासी पर्सनैलिटी के हक में नहीं हूँ, लेकिन यहाँ पर मुझे सवाल मेरे ज़हन में आ रहा है कि शऊर ये कौन फैसला करेगा कि जो एक शख्स है वो लोगों में शऊर बेदार कर रहा है? ये कैसा शऊर है कि लोग जो हैं वो सड़कों पर आकर बंदूकों से फायर कर रहे हैं, अपने शहरियों को मार रहे हैं, वो जर्नलिस्ट को धमकियां दे रहे हैं जो इंसानी हुकूक की बात करते हैं, सिर्फ इसलिए कि शख्सियत परस्ती में, सिर्फ एक शख्स को सपोर्ट करने के लिए। ये तो मेरे ख्याल में डिक्टेटरशिप है मेरे नज़दीक। मैं कोई नवाज शरीफ का खुदा ना खासा सपोर्टर नहीं हूँ, मैं आर्मी का सपोर्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ पाकिस्तान का, पाकिस्तान के शहरियों का सपोर्टर हूँ। और मेरे नज़दीक ये जो आप बात कर रहे हैं ये एक कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें कि इसका फैसला कौन करेगा कि कौन शऊर बेदार कर रहा है अवाम में, पहले तो आप इसका फैसला करें। इसी हवाले से इन्होंने खान साहब का नाम लिया तो थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो गया। अगर मैं इसको थोड़ा सा फैलाऊं तो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त बलूचिस्तान और गिलगित बाल्टिस्तान कश्मीर का खिताब भी आता है जी। अगर हम जो PTI वाले हैं उनको मतलब बेशूर भी कह लें तो ये जो बलूचिस्तान का है, गिलगित बाल्टिस्तान और कश्मीर के इलाके के जो लोग हैं उनको यानी इस 21वीं 20वीं सदी में भी एक तो पाकिस्तान की जमहूरी रियासत कहा गया, उसके जो आइन है वो कुरान और हदीस के मुताबिक भी है। तो अब इन रियासतों का ये तो एक अलग रियासत के तौर पर पाकिस्तान उसको कंट्रोल में रख के चला रहे हैं। तब वहाँ के शहरी जब अपने हुकूक के लिए आवाज़ उठाते हैं उनको भी दबाया जाता है, उनको भी कुचला जाता है, यानी आवाज़ तक उठाने की उनको परमिशन नहीं होती। आज़ाद का जो एजेंट है वो कहा जाता है करते और मिसिंग पर्सन केसेस भी मशहूर है। तो इस हवाले से पाकिस्तानी जो मौजूदा निज़ाम है उसको आप आमरीत कहेंगे, जमहूरियत कहेंगे, गासिबियत कहेंगे, इस्लामी निज़ाम? देखें, पहले तो ये कि रियासत की कुछ मजबूरियाँ होती हैं, ठीक है, और ये किसी पाकिस्तान में नहीं। आप ये नहीं कह सकते कि पाकिस्तान में हो रहा है तो ये आमराना निज़ाम है, ये आपको अमेरिका में भी होता नज़र आएगा या आपको इंडिया में भी होता नज़र आएगा, तो आप ईरान में भी होता आपको नज़र आएगा। ईरान में चलें कह सकते हैं कि वहाँ पे डिक्टेटरशिप की एक सूरत है, लेकिन जहाँ पर आपको जमहूरियत नज़र आती है, भारत जमहूरियत की माँ उसको कहा जाता है, यानी कि जमहूरियत जो है वहाँ पर काफ़ी परवेडेड है, लेकिन वहाँ पर भी ये देखने में आता है जो रॉ है, सॉरी इस बात को मैं नहीं करना चाहूँगा, लेकिन आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान को तशबीह दे रहे हैं आमरीत से कि वो मिसिंग पर्सनस के हवाले से, ठीक है, लेकिन ये चीज़ें उन ममालिक में भी होती हैं जहाँ पर जमहूरियत राइज है, तो वहाँ पे आमरीत तो नहीं है, तो वहाँ पर क्यों ऐसा हो रहा है? तो कुछ चीज़ें होती हैं, रियासत की मजबूरियाँ होती हैं, वो उनको हर हाल में करना होता है, लेकिन यह है कि रियासत को भी आइन साजी करनी चाहिए इस हवाले से, इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो अपने शहरियों पर जुल्म ना करे। ठीक है, मेरे ख्याल में अभी हम बाइट की तरफ जाते हैं। अगर किसी का और मज़ीद क्वेश्चन है तो कर लें, और फिर उसके बाद फिर हम सबसे पहले नमाज पढ़ेंगे और उसके बाद फिर हम पाकिस्तान में इस कदर आज़ादी होने के बावजूद इस सोच की भी आज़ादी है, मदद की भी आज़ादी है, फिर भी इसमें नज़्म ज़ब्त कायम नहीं है, इसकी क्या वजह है? इसकी वजह इकनॉमिक है जी। हमारे यहाँ जो लोग हैं वो
ज़रा भूख अफलास का शिकार हैं। तो यही वजह है मेरे ख्याल में। अगर आप सोसाइटी की इकोनॉमी ठीक करेंगे, मुआशरे को एक सही डायरेक्शन देंगे, लोगों की तरबियत करेंगे, तो मेरे ख्याल में इंतशार जो है वो बतदरीज कम होता जाएगा। तरबियत बेस है या माश बेस है? इंटरलिंक्ड है दोनों, इंटरलिंक्ड दोनों ज़रूरी, इंटीग्रेटेड है इशू। हाँ जी, ज़हनी तौर पे भी माशा तैयार होना चाहिए। बिल्कुल जी। हम इसको ब्लैक एंड वाइट में नहीं देख सकते कि एक चीज़ है तो दूसरी नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जो ग्रे में देखी जानी चाहिए। इकोनॉमी, आपकी एजुकेशन, मॉडर्नाइजेशन, ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं और इकट्ठी ही सोसाइटी में रासिक की जानी चाहिए, तभी मुआशरा आगे बढ़ सकता है। अच्छी रियासत का होना जरूरी है या अच्छी जमहूरियत का? मेरे ख्याल में अच्छे लोगों की वैल्यूज़ का अच्छा होना ज़रूरी है। जिस तरह आप पाकिस्तान के बारे में बात की जाती है, यहाँ पे मटेरियलिज्म और रियासत जस्टिस नहीं करती, ताकतवर होने के बाद वो अपने हाथ में फैसले ले जाते हैं, आवाम को दबा दिया जाता है। आप प्लीज़ थोड़ा इसको रिफ्रेश करेंगे, सवाल को थोड़ा और क्लियर करें प्लीज़। मैं ये चाह रहा हूँ कि जिसमें मटेरियलिज्म का दौर है जी, कोई भी बंदा अपना काम करवाने के लिए पैसा दे के अपने हाथ में वो चीज़ ले जाता है। बिल्कुल। और अगर आवाम अपने हाथ में उठे, मतलब जिस तरह रोड एक्सीडेंट हो जाते हैं, इस तरह नताशा का वो केस हुआ, तो इस हवाले से बात कर रहा हूँ कि फिर उस आवाम को दबा दिया जाता है, हालांकि वो अपने हक के लिए छड़ी हो रही है। इसका क्या करेंगे आप? रियासत तो जस्टिस नहीं कर रही, हालांकि हमारी इस्लामी रियासत है। पहली बात तो ये कि रियासत इस्लामी रियासत नहीं है और ये चीज़ें हमारा हमारे जो कवानीन हैं वो बरतानवी निज़ाम हुकूमत से इनकॉर्पोरेट किए हैं। इस्लाम में तो है। हमारे यहाँ कहा जाता है, इस्लाम में फिर वहाँ पे दुआ अल्लाह हमारे यहाँ कहा जाता है कि जो हमारा आइन है वो अल्लाह के मातहत है, अल्लाह के उसूलों के मातहत है, इस्लाम के मातहत है, लेकिन ऐसा नहीं है। हम देख लें तो आपका सवाल यानी कि बेसिकली क्या है कि लोगों को उठाया जा रहा है, लोगों पर जुल्म किया जा रहा है, रियासत जुल्म कर रही है। रियासत इंसाफ ही नहीं कर रही। अच्छा, कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी पे जुल्म हुआ है वो अपने हक के लिए आवाज उठाता है जी, तो ज्यादा पैसे वाला, असर और रसूख रखने वाला बंदा पैसे के जरिए अपना काम करवा लेता है, जो दूसरे बंदे गरीब का हक है वो उसको नहीं मिलता। इसमें रियासत दो नंबरी करती है कि ताकतवर बंदे को प्रमोट करती है, ठीक है, जिसका हक है लेकिन वो कमजोर है उसको कुचल दिया जाता है, और हमारे यहाँ यही होता है। तो इसको कैसे बदला जा सकता है? हालांकि तो वोट के जरिए ही एक अच्छा आदमी मुंतखब कर सकती है जो लोगों के ऊपर मुसल्लत हो, यानी नाफिज किया जाए, लेकिन वोटिंग के अंदर भी हमारे यहाँ दो नंबरी चलती है, ये आपको सब पता है। इस साल जो हमारे इलेक्शन हुए उसके अंदर कितनी शफाफियत थी आपके सामने, उसको कैसे साफ किया जाए, इस निज़ाम को कैसे बेहतर किया जाए? देखिए आपने दो चीज़ों के बारे में बात की, एक ये कि जो अपने हुकूक के बारे में जब लोग खड़े होते हैं तो उनके साथ जुल्म किया जाता है, रियासत जस्टिस प्रोवाइड नहीं करती, राइट। और दूसरी आपने बात की कि जब इलेक्शंस होते हैं तो शफाफियत नहीं होती। पहली बात तो मैं इलेक्शंस के बारे में बात करूं कि आपने बात की इलेक्शंस की शफाफियत की, तो क्या लोग इस काबिल हैं, जैसे कि मैंने पहले बात की कि हम इलेक्शंस में किसी को अपॉइंट करें, किसी को चुनें, या फिर हमें एक हायर अथॉरिटी की ज़रूरत है, आमरीत की ज़रूरत है, गासिबियत की नहीं आमरीत की, कि हम किसी ऐसी अथॉरिटी को इख्तियार दें जो हमारे फैसले ले, जो बाशऊर हो, जो अपनी फील्ड में एक्सपर्ट हो, जो टेक्नोक्रेट्स हों। पहले तो ये, क्योंकि हमारे यहाँ जो वोट हैं वो तो बिरयानी की प्लेटों में, हम इसलिए थोड़ी रहते हैं वोट के हमारे मसाइल हल हों या हमें अपने मसाइल का शऊर है। हम कैसे फैसला कर सकते हैं हमें अपने मसाइल का इल्म है या कोई और हमारे मसाइल का हल कर सकता है? हम ये डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन हमारे मसाइल का बेहतर हल करेगा। और जहाँ तक आपने बात की रियासत के जुल्म की, तो इस किताब का वही मुकदमा है कि रियासत को अगर सही डायरेक्शन देनी है तो उसके लिए स्ट्रक्चर का वाज़े होना ज़रूरी है, कुछ आइनों कवानीन का वाज़े होना ज़रूरी है। रियासत जो है वो लोगों को गवर्न करती है, वो मुआशरे में नज़्म कायम करती है, वो इंतशार को रोकती है, बदनज़मी को रोकती है। लेकिन अगर आप रियासत को नहीं रोकेंगे, रियासत को गाइड नहीं करेंगे, रियासत कुछ कवानीन के ज़रिए लोगों को कंट्रोल करती है, गाइड करती है ना, लेकिन अगर आप रियासत को कुछ कवानीन के ज़रिए, कुछ आइन व ज़वाबित के तहत नहीं गवर्न करेंगे तो रियासत भी इस्तेसाल की जानिब गामजन होगी, जो कि हम पाकिस्तान की सूरत में देखते हैं। जी, आपके कहने का मतलब है कि हमें नया आइन लाना चाहिए, हमें आइन पर अमल दरामद करना चाहिए। हमारे पास स्ट्रक्चर मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। अमल दरामद तो नहीं है ना जी, जिस तरह एस्टैब्लिशमेंट को पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहिए, बिल्कुल इख्तियारात जो हैं, वैसे अमल दरामद है ना। देखें अभी मैंने बात, हमारा पाकिस्तान क्या तरक्की है? देखें आपने वही बात की जो मैंने भी की कि इख्तियारात की मुनसिफाना तकसीम होनी चाहिए। आर्मी को कोई भी अथॉरिटी है, किसी को किसी के फैसले में मुखल नहीं होना चाहिए, जिसकी जो जिम्मेदारी है वो उसको एहसन तरीके से अंजाम दे। और इसी तरह जमहूरियत
फल फूल सकती है, कामयाब हो सकती है और लोग आगे बढ़ यूरोप सकते आगे हैं अमल दरामद हैं। देखें पाकिस्तान की ये तो फैसला तारीख ने करना है कौन कितना। सर यहाँ पर सवाल ये उठता है कि आइन पर अमल दरामद कौन करवा सकता है या कैसे करवा सकता है? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका। ये जो फैसला ये तब होगा जब आवाम बाशऊर होगी, क्योंकि जो निज़ाम हुकूमत है वो ज़रूरत के तहत तश्कील पाता है। जो आइन है वो रियासत को गवर्न करने के लिए होता है, लेकिन जो आइन का जो गवर्निंग प्रिंसिपल है वो मुआशरे की ज़रूरत होती है, और मुआशरे की ज़रूरत का इदराक तब होता है जब लोगों को रियलाइज़ हो कि उनकी ज़रूरत क्या है, उनका मसाइल क्या है। मैंने भी बात की कि हमें तो अपने मसाइल का इल्म नहीं है, हमें तो जो शॉर्ट टर्म ग्रेटिफिकेशंस हैं हम उनके चक्रों में पड़े हुए हैं। तो जो लॉन्ग टर्म एक जो प्रोस्पेक्ट है हम उस बड़े पैमाने पर नहीं देख पा रहे कि किस तरह हमें अपने मसाइल का हल करना है। अगर हम जब बड़े पैमाने पर देख पाएंगे तभी हम एक स्ट्रक्चर वाजे कर पाएंगे, वज़ा कर पाएंगे, और तभी जो रियासत है उसको सही सिम मिल पाएगी। वरना हम देखते हैं हमारे यहाँ जिसने इस्तेसाल को रोकना है वही इस्तेसाल कर रहा है। मैं पुलिस की बात कर रहा हूँ, नहीं करती इस्तेसाल, पुलिस ने तो इस्तेसाल रोकना है। अब आप पुलिस के लिए आईन और ज़वाबित मौजूद हैं, उन पर अमल दरामद नहीं करवाएंगे, पुलिस को गवर्न नहीं करेंगे, तो पुलिस कैसे गवर्न करेगी सोसाइटी को? तो आपको रियासत को पहले सही डायरेक्शन देनी है। कोच कर रही है बाहर जी आवाम यहाँ से जा रही है, मैंने कोच कर रही है। ये जो अवाम की कूच करने वाली मैंने बात की, यही मसला है यहाँ का। अगर आप पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें, पाकिस्तान बनने से अब तक एक तो बात यह है कि पाकिस्तान में कभी भी इलेक्शन शफाफ नहीं हुआ। नंबर 2, हर दौर में कुछ लोग ऐसे रहे हैं कि जो सियासत में एस्टेब्लिशमेंट को खुद इन्वॉल्व करवाते रहे। यही वजह है पाकिस्तान में आप देखें कि 70 साल में कुछ 4 दफा मार्च हुआ है। आप हमारे पड़ोसी ममालिक देख लें, वहाँ हमें इस तरह की मिसालें नहीं मिलती। उन्होंने जैसा तैसा था अपने डेमोक्रेटिक सिस्टम को सपोर्ट किया और उसमें उन्होंने रूखी सूखी खाई पर चीज़ों को बर्दाश्त करना होगा। दूसरा मसला ये है कि ठीक है यहाँ पाकिस्तान बना, पाकिस्तान कुछ इलाकों ने डेवलप होना शुरू किया, लेकिन हमेशा पाकिस्तान गलती करता रहा और इन सेंट्रल इलाकों के लोग बड़े खुश होते रहे उस पर। वो गलतियाँ क्या थी? कभी पाकिस्तान कश्मीर के नाम पे जंग छेड़ लेता, कभी पाकिस्तान KPK में जाके कोई जंग छेड़ लेता, कभी बलूचिस्तान में कोई जंग छेड़ लेता। तो पंजाब और सिंध हमेशा उसको एंजॉय करते थे, वो कभी भी इस पर रिएक्ट नहीं करते थे कि ये गलत हो रहा है कि पड़ोसी के घर में वो आग आप लगा रहे हो जो कल हमारे घर में है। तो अब 70 सालों के बाद वो आग वापस आपके घरों की तरफ आ रही है। मैं कश्मीरियों में हमेशा एक चीज़ में प्राउड करता हूँ कि हम जिस हद तक हम जा सकते हैं ना, हम वहाँ एस्टेब्लिशमेंट को नहीं आने देते। फॉर एग्जाम्पल ये पिछले महीने की बात है, दिसंबर की, संधोती रावलाकोट का इलाका है, वहाँ पे एक झील है। अब ये उन्होंने ग्रीन टूरिज्म शुरू किया तो वहाँ उन्होंने गेस्ट हाउस बनाना शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने आके आर्मी को बड़ी क्लियर वार्निंग दी कि आपके पास 20 सितंबर तक का टाइम है, यहाँ से आप चले जाएं, क्योंकि ये किसी भी कानून के तहत आपकी जगह नहीं चलती। और आर्मी को पीछे हटना पड़ा। हमारा मसला ये था कि जब आर्मी इसी तरह पाकिस्तान के बाद इलाकों में जाके जगहों पे कब्जा कर रही थी, वहाँ के लोग रो रहे थे, यहाँ के लोग बैठ के हंस रहे थे। अब वो वहाँ पे लगी आग आहिस्ता आहिस्ता जब यहाँ पर आई है, तो अब ये भी सर पे हाथ मारे हैं, वो भी सर पे हाथ मारे हैं। तो इस चीज को अब रियलाइज तो कर रहे हैं। अब टाइम लगेगा इसमें, 15-20 साल ज्यादा टाइम भी लग सकता है। ये वो शऊर है कि शऊर में तो ऐसे तो नहीं होता कि शऊर आया फौरन से कोई काम हो जाए। आप नबी करीम अलैहिस्सलाम को देख लें, आपने ऐलान नबूवत किया और उसके बाद इतना टाइम लगा, फिर मक्का से आपने हिजरत की और फिर जाके लोगों ने आपको फॉलो करना शुरू किया। वो नबी थे, उनके पास क्या नहीं था, मतलब अल्लाह की तरफ से आप पर बाकायदा वही उतर रही थी और हर तरह का इल्म आप तक पहुंचाया जा रहा था। आप चाहते कि आप हो नहीं सकती थी। तो हम एक आम ह्यूमन बीइंग है, तो हमें शऊर तो आ गया है। अभी हम बातचीत कर रहे हैं, आप मुल्क ना छोड़ें, आप इसी मुल्क में रहें, ये बात करते रहे, अपनी नस्लों तक बात को मुंतकिल करते रहें, तो फिर जाके चेंज आएगा। आप यहाँ से मुल्क छोड़ के चले जाएंगे, बाहर जाके बैठ के बोलेंगे जी मेरे साथ ये हुआ तो मैं मुल्क छोड़ के आ गया, तो बड़ा बुरा हुआ, तो फिर मसले वही कभी नहीं। तो मेरे ख्याल में आपको उस चीज को बर्दाश्त करना होगा एंड देन आप चेंज तक जाके पहुंच सकते। देखें आपने अच्छा ऐड किया, इस बारे में मैं भी ऐड करना चाहूँगा। अच्छा कि आपने इस बारे में बात की, क्योंकि इस बारे में अभी यही बात हो जाए तो बेहतर है, और ये गलतफहमी भी दूर हो जाए कि हमें शऊर, पंजाब के लोगों को शऊर हासिल हो गया। मैं ही समझता हूँ कि बलोचिस्तान के लोगों को, गिलगित के लोगों को या कश्मीर के लोगों को शऊर है, उनमें शऊर है, पंजाबियों में नहीं है। हम शख्सियत परस्ती के तहत खिलाफ खड़े हुए हैं, आर्मी के जो भी हम इदारे के खिलाफ खड़े हुए हैं, वो शख्सियत परस्ती के तहत खड़े हुए हैं, हमें शऊर नहीं आया। मैं आपको लिख कर दे सकता हूँ, इस तरह की बड़ी स्टेटमेंट मुझे नहीं देनी चाहिए, लेकिन मैं आपको ये बता सकता हूँ कि कुछ साल बाद अगर
बिलफर्ज अगर आर्मी जो है वो वापस उन अहम शख्सियत को वापस लाने की जसारत करे, तो आपको यही पंजाब के बाशऊर आवाम वापस से आपको उनकी जो शऊर है वो ज़रा वापस होती हुई नज़र आएगी।